टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जैसा नाम है वैसा काम है। टर्मिनल मीन्स एंडिंग, एट द एंड। ओके, तो पहले तो ये देख लेते हैं किसको एप्लीकेबल है। जो भी अंडरटेकिंग पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, ये वर्ड उनके लिए ही यूज होगा, टर्मिनल वर्ड। इफ है ना, लिखा हुआ है कवर्ड अंडर क्लॉज 1। क्लॉज 1 में कौन सी एसेट लिखी हुई है? द एसेट्स व्हिच आर यूज्ड बाय पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड और अदरवाइज डिस्ट्रॉयड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब उसको हम बिजनेस में से निकाल रहे हैं, अदरवाइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज। जिस साल उसको यूज किया उसी साल डिस्कार्ड कर दिया तो नहीं एप्लीकेबल। ओके, अदर देन द ईयर इन विच इट इज ब्रॉट टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, देन द डेप्रिसिएशन amount will be the amount by which the money payable in respect of such building, plant, machinery or furniture together with the amount of scrap value, if any, falls short of the written down value thereof. This is quite simple. इन लोगों ने उसको जिस हिसाब से लिखा है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। आपने कोई भी एसेट जो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के लिए यूज किया है, ओके, अब आप उसने उसको 15 साल तक यूज किया, यू यूज्ड इट फॉर 15 इयर्स, तो उसका WDV आया लेट्स से 30 लाख। इतना एग्जैक्ट फिगर पॉसिबल नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। WDV 30 लाख आया, अब आपने उसको सेल किया, डिस्कार्ड किया, डेमोलिश, डिस्ट्रॉयड, व्हाटएवर, या तो उसको एज ए स्क्रैप सेल कर दिया और आपको 5 लाख रुपए मिले। यू गॉट ओनली 5 लाख रुपीस। ओके, तो डिफरेंस अमाउंट होगा 25 लाख। दैट इज योर टर्मिनल डेप्रिसिएशन। मींस दिस अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल और डिस्कार्डिंग। ये बेसिकली आपका लॉस है। क्या है? इज बेसिकली योर लॉस। इतने का एसेट था, बुक वैल्यू, इतने में बेचा तो इतना आपका नुकसान हुआ। दैट वुड बी अलाउड बट नॉट एज अ लॉस, इट वुड बी अलाउड एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ओके, अभी मनी पेएबल का मतलब समझा है। इसको पेएबल की जगह हम ऐसा बोलेंगे रिसीवेबल, समझने के लिए। एग्जाम में तो लिखना पेएबल ही है, ओके, और समझेंगे क्या? रिसीवेबल, जो बेचेगा उसको मिलेगा। ओके, तो आपको उस एसेट से रिलेटेड क्या मिलेगा? एनी इंश्योरेंस, सैल्वेज, कंपनसेशन मनी, और where the building, machinery, plant or furniture is sold, the price for which it is sold. अगर आपने बेचा है तो आपके लिए क्या होगा? रिसीवेबल होगा ना। ओके, what is the meaning of sale? Sale would also include exchange or compulsory acquisition under any law. गवर्नमेंट ने आपके प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो उसको भी सेल बोलेंगे। बट अगर आपका बिजनेस मर्ज हो गया तो उसको सेल नहीं बोलेंगे। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेल, क्योंकि मर्ज होने के बाद जो नया एंटिटी है, परचेजिंग कंपनी है, वो भी तो उसको यूज करेगा ना। यहाँ पे तो डिस्कार्ड, डेमोलिश्ड, आप उसका यूज कंप्लीटली बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं। ओके, आफ्टर यू द मर्ज्ड कंपनी विल बी यूजिंग द सेम। Rates of depreciation, buildings which are used mainly for residential purposes. अभी हम लोग जिस घर में रहते हैं उसकी बात नहीं है। okay? जो बिल्डिंग्स कंपनी अपने स्टाफ के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है उसके ऊपर 5%। ये सारी एसेट्स कौन से पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए? बिजनेस पर्पस। सो गिविंग quarters to the employees is a part of business. Buildings which are not used mainly for residential purpose, मतलब फैक्ट्री है तो उसके ऊपर 10% लगेगा। okay?
buildings acquired on or after 1st September 2002 for installing machinery and plant forming part of water supply project or water treatment system and which is put to use for the purpose of business providing infrastructure facilities. ये rarely पूछा जाता है. This is a rare thing. Okay, तो हम बिल्डिंग के लिए नॉर्मली कौन सा रेट याद रखेंगे? ये वाला. If the company or business has created temporary erections, कहीं पे कुछ temporary घर बनाए हैं, wooden structures बनाए हैं, तो उसके ऊपर 40%. ये था पार्ट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग में सबसे कॉमनली यूज होने वाला रेट है 10%. फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स पे 10%. प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारी चीजें हैं और अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है. मोटर कार में अगर दो बातें हैं. आपने मोटर कार लिया है और आप अपने वहां जो भी गेस्ट आते हैं कंपनी में या बिजनेस पे, है ना, उनके लिए यूज करते हो, जैसे होटल वाला यूज करता है ना, तो वो 15% लगाएगा. और अगर वही मोटर कार मैं रेंट पे देता हूँ, जैसे ट्रैवल एजेंसीज की बात है, तो वो लोग कितना क्लेम कर सकते हैं? 30%. इसको बोलते हैं कमर्शियल यूसेज. मोल्ड्स यूज्ड इन द रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री 30%. मोल्ड मतलब किसी भी चीज को शेप देने के लिए जो चीज यूज होती है ना, उसको मोल्ड कहा जाता है. एरोप्लेन एंड इंजिन्स 40%. एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन या सॉलिड वेस्ट या उसका रिसाइकलिंग, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट यूज होता है उसके लिए 40%. अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे रेट दिए हुए हैं, बट आपको मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होता है? 15%. ओके. फिर कंप्यूटर्स पे 40%. बुक्स, एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन. पहले ये दोनों अलग अलग होते थे. एनुअल पब्लिकेशन अलग, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन अलग. अभी इन दोनों को कॉमन कर दिया और रेट लगा दिया 40%. बुक्स ओन बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस इन रनिंग लाइब्रेरी, उसके लिए भी 40%. प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट कौन सा यूज होता है? 15%. शिप्स कोई भी हो 20%. इंटेंजिबल एसेट 25%. तो कितने डेप्रिसिएशन के रेट्स हुए? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 25. These are the different rates, है ना. हम कॉमनली कौन सा याद रखेंगे? 10, 15, 25, 40. ये 10 बिल्डिंग्स, ये 10 फर्नीचर, ये वाला 15 प्लांट एंड मशीनरी, 25 इंटेंजिबल एसेट्स, 40 कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स. ये कॉमनली, मैं आई एम नॉट सेइंग कि यही रेट एग्जाम में आएंगे, आई एम सेइंग दीज आर द कॉमनली यूज्ड रेट्स. ओके. अभी मेरा शिपिंग बिजनेस है तो मेरे रेट्स यहाँ पे ये वाले शायद कोई भी रेट मुझे एप्लीकेबल ना हो, मुझे ये वाले रेट एप्लीकेबल है. बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा. ओके. Increase the rate of depreciation for certain assets. इधर कितना लिखा हुआ है? 40%. कौन से केस में मिलेगा? चलो. Any new machinery or plant installed to manufacture or produce any article or thing by using any technology or other know-how developed in or is an article or thing invented in a laboratory owned or financed by the government or a laboratory owned by a public sector company or a university or an institution recognized by the secretary. आप कोई भी मशीनरी
या प्लांट जिसको आपने इंस्टॉल किया है, क्यों इंस्टॉल किया है? मैन्युफैक्चर करने के लिए। व्हाट? एन आर्टिकल। एक बात ये हुई, यहाँ पे एक कंडीशन आपकी खत्म होगी। दूसरा कंडीशन, ये जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या नो हाउ, मतलब आप किसी भी तरह का नॉलेज यूज करके लिख रहे हो, बट वो डेवलप कहाँ पे हुआ है? नाउ डेवलप इन और इज एन आर्टिकल और थिंग इन्वेंटेड इन अ लेबोरेटरी। या तो आप गवर्नमेंट ओन्ड टेक्नोलॉजी या नो हाउ का यूज कर रहे हो, या गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। Okay, then on that respective plant and machinery you will be able to get 40% depreciation. Normally depreciation कितना मिलता है प्लांट एंड मशीनरी पे? 15%। बट आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका यूसेज, सॉरी, जिसका इन्वेंशन गवर्नमेंट ओन लेबोरेटरी में हुआ है, पब्लिक सेक्टर ओन लेबोरेटरी में हुआ है, या गवर्नमेंट ने ही आपको उसका टेक्नोलॉजी या नो हाउ दिया हो, okay, then it will be 40%. ये उसके बहुत सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं। Depreciation in case of succession of firm, sole proprietary concern, मतलब पापा का था, पापा के बाद सन को मिला या डॉटर को मिला बिजनेस, और इन द केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और अमालगमेशन और डीमर्जर। तो इसमें डेप्रिसिएशन को किस तरह से ट्रीट करेंगे? Depending upon the number of days for which the asset is held by the predecessor and the successor. प्रेडेसेसर ने 4 महीने के लिए यूज किया तो उसको 4 महीने का, सक्सेसर ने 8 महीने के लिए यूज किया तो उसको 8 महीने का। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। इतना ही लिखा हुआ है, बता देता हूँ। It shall not exceed the amount of depreciation calculated at the prescribed rate as if these all things have not taken place. मतलब सक्सेशन नहीं हुआ, अमालगमेशन नहीं हुआ। तो फॉर एग्जांपल किसी भी एसेट का वैल्यू 2 लाख रुपए है, इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगता है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Such amount of depreciation shall be apportioned between the two entities in the ratio of number of days for which the asset were used. For example, मैं for the purpose of ease ऐसा लिख रहा हूँ, by predecessor 146 days, by successor 219 days। तो रेशियो क्या बनेगा? 2:3। या तो इसका टोटल करके डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। 30,000 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365, और दूसरा लगेगा 30,000 इंटू 219 डिवाइड बाय 365। ओके, इसको मिलेगा 18,000, इसको मिलेगा 12,000, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एसेट वाज यूज्ड बाय प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। सर ये जो सारे रेट्स है वो WD। ओके, ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8th जून। अभी ये मोर देन 180 होगा कि लेस देन 180 होगा? मोर देन 180। ओके, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15th दिसंबर। ये लेस, ये मोर, और ये कंप्यूटर है। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कंप्यूटर पे अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, प्लांट एंड मशीनरी पे जनरल रेट कितना लगता है? 15%। आपको बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, आपके पास
1419 के दिन 30 लाख रुपीस की एसेट्स है। ओके, अभी इसके ऊपर नॉर्मल रेट कितना लगेगा? 15% और समथिंग एल्स, इट वुड बी 15%। ओके, यस और नो? जनरल रेट Yes. मशीनरी पे Yes. 15%। दिस इज, ये ओपनिंग WDV है, मतलब इसको किसी और ईयर में खरीदा था, है ना, इन टाइम। तो इस साल में तो वो देखने का ही नहीं कि वो लेस देन 180 है कि मोर देन 180 है ना, क्योंकि मोर देन Correct. लेस देन 180 वाला कंडीशन तो फर्स्ट ईयर में ही एप्लीकेबल होता है। तो सिंपल 15% डेप्रिसिएशन लगा दो, है ना। इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए सिंपल एक चीज याद रखनी है आपको, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ नई प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, विच इज न्यूली अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और जिसको आपने आपने या किसी और ने एक्विजिशन से पहले यूज ना किया। इट शुड नॉट बी अ सेकेंड हैंड मशीनरी। तो ये तो न्यू नहीं है ना, नहीं. सो इसके ऊपर सिर्फ इतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलो, दूसरा, पहले का ये खत्म हो गया। दूसरा एसेट न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, acquired and put to use on 8th जून। तो इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? नॉर्मल 15%, दैट इज 3 लाख। क्या इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस और नो? यस। तो 20 लाख का 20%, इट इज 4 लाख। ये सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। अभी थर्ड 8 लाख रुपीस का है, इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हाफ। अगर नॉर्मल हाफ लगेगा तो एडिशनल भी हाफ, बराबर। चलो, चौथा क्या है? कंप्यूटर। कब अक्वायर किया है? 2 जनवरी, लेस देन 180 डेज। कंप्यूटर पे नॉर्मली कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 40%। ओके, पर इधर कितना लगेगा? हाफ। दूसरी बात, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, ये प्लान मशीनरी नहीं है। तो टोटल करते हैं। चलो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलग दिखाएंगे, एडिशनल अलग दिखाएंगे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है। 450 प्लस 3 लाख 750 प्लस 60 8 लाख 10,000, ये हो गया नॉर्मल, बराबर। ये हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके, और 60,000 हो गया डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। बोलो, डिफिकल्टी है कुछ किसी को? Nice. Mr. Gopi carrying on business as proprietor converted the same into a limited company by name of Gopi Pipes Limited। ये हुआ सक्सेशन होगा ना, ये पहले प्रोपराइटरशिप था, अभी लिमिटेड कंपनी हो गया। आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, कब से हुआ? 1 जुलाई से, मतलब अप टू 30th जून it was a proprietary concern. After that it is a private limited company. Block 1 WDV of plant and machinery, डेप्रिसिएशन का रेट 15%, 12 लाख रुपए की एसेट है, ये ओपनिंग एसेट्स है। फिर दूसरा 10% वाला ब्लॉक है, उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए, ये भी ओपनिंग वैल्यू है। द कंपनी अक्वायर्ड, दैट इज, देखो ये सक्सीडिंग फर्म है, जो उन्होंने
कब से कब एक एसेट एक्वायर किया? दिसंबर 2019 फॉर ₹10 लाख. Compute the quantum of depreciation to be claimed by Mr. Gopi and successor. बहुत सिंपल है. क्या करेंगे? पहले तो 12 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है, इसके ऊपर कितना लगेगा? 15%, देगा 1,80,000. अभी इसमें मंथ्स में डिवाइड करना आसान है, तो सी दे हैव सीड डेज. उन लोगों ने मंथ्स नहीं बोला है, क्या बोला है? डेज में ही डिवाइड करने का. तो वी विल ट्राई, बट मैं अगर आपको अप्रोक्सीमेट बेसिस पे सिखाना चाहूँ तो 3 मंथ्स के लिए प्रोप्राइटरी कंसर्न में यूज हुआ और 9 मंथ्स के लिए कंपनी ने यूज किया. तो इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:9, दैट इज 1:3. 45,000 का डेप्रिसिएशन और इधर 135. ऐसा फर्नीचर के केस में 25 लाख रुपीस का फर्नीचर है, उसके ऊपर 10% लगेगा, 2,50,000. ये भी डिवाइड हो जाएगा 3:9, दैट इज 1:3. कितना आएगा? 62,500 एंड 187,500. तीसरा प्लांट एक्वायर किया है दिसंबर में. अभी दिसंबर में एक्वायर किया तो सिर्फ किसको मिलेगा? कंपनी को, इनटू 7.5%, लेस देन 180 days. सिंपल. इन लोगों ने देखो कैसे किया है. नंबर ऑफ डेज मैंने आपको सिर्फ ईज आसान पड़े इसके लिए समझाया था, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड. देखो ये 1,06,913 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,07,000 होगा. तो हमारा भी वही होगा, 45,000 और 62,500, तो कितना हुआ? 107,500. बट ये गलत है, मैंने जो किया वो गलत है. आपको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज, मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून, 30, 31, 30, 91 डेज. और ये लीप ईयर है 1920, 20 इज अ लीप ईयर. तो 366 माइनस 91 कितना होगा? 275. तो 91:275 में डिवाइड होगा. देखो 275 डेज सक्सेसर क्लेम करेगा, 91 डेज के लिए प्रेडेसेसर क्लेम करेगा. और ये जो नया मशीनरी है उसके लिए तो सिर्फ सक्सेसर. ओके. Number 3, Sai Limited has a block of asset, rate of depreciation 15%, opening value 40 lakhs. It purchased another asset, that is a second hand. इधर से क्लियर होना चाहिए कि इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. कब खरीदा? 1/11/2019 फॉर 14.40 lakh and put to use on the same day. तो इसमें कितना डेज होगा? लेस देन 180 days. Sai Limited was amalgamated with Shirdi Limited with effect from 1/1/2020. Okay. You are required to compute the depreciation allowable to Sai Limited and Shirdi Limited for the previous year ended on 31st March 2020. पहले जो 40 लाख वाला एसेट है उस पे पूरे साल का कितना लगेगा? 15%, तो 6 लाख. इसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करेंगे. तो कहां से कहां तक? 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च. उल्टा करेंगे. टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है, लीप ईयर अगेन. माइनस कितना करेंगे? 31, 29 एंड 31. तो 91 डेज माइनस हो जाएगा. 6 lakh would be divided in the ratio of 275 and 91. चलो दूसरा एसेट कितने का खरीदा है?
14,40,000 का। लेस देन 180 डेज है तो 7.5%, तो कितना आएगा 1,08,000। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जनवरी से वो शेड्यूल लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया है ना, तो वहां से 91 डेज होता है और 1 नवंबर टू 31 दिसंबर, तो नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31। डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का लगेगा, मतलब हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, बट वो डिवाइड कौन से रेशियो में होगा, प्रीडेसेसर ने 61 डेज के लिए यूज किया, सक्सेसर ने 91, टोटल हो जाएगा 152। ये जो 6 लाख वाला है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ये जो 1,08,000 है वो 91 61:91 के रेशियो, 61 प्रीडेसेसर 91 सक्सेसर।